गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। कल आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 31 दिसंबर को जो है PPDO का एग्ज़ाम होना है। उस एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को अग्रिम बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएँ हैं कि आप सभी लोग अच्छे से पेपर दे करके आइएगा और सफलता आपका वरण करे। अपना जो है आज का टॉपिक जो है भूगोल का टॉपिक शुरू करेंगे। भूगोल का टॉपिक शुरू करने से पहले अभी तक जो है अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने एक साथी तक इसे शेयर अवश्य कीजिए। जो लोग पुराने हैं तो वो लोग भी जो है वीडियो को पूरे अंत तक देखें, बहुत काम की चीज़ें होने वाली है। हो सकता है कि आज के पढ़ाए हुए में से कल के एग्ज़ाम में भी जो है एक आधा क्वेश्चन कोई निकल करके चला है, तो हर तथ्य जो है आप लोगों के लिए आवश्यक है। विश यू ऑल द बेस्ट। शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो जो है हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करी थी कि आंतरिक संरचना के अंतर्गत जो है तनाव बल और संपीड़न बल तमाम प्रकार के जो है पृथ्वी के अंदर जानने के लिए पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के क्रस्ट मेंटल कोर में क्या था, ये सब हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं। उसके बाद जो है पृथ्वी के अंदर और जा कर के देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पृथ्वी पे जो आकस्मिक संचलन है, आकस्मिक संचलन ये भी आप कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष मेथड तो नहीं है या प्रत्यक्ष ही है। पृथ्वी के अंदर से जो कुछ भी जो हलचलें होती रहती हैं उस हलचलों को कैच करते हैं, उस कैच करने से जो है तमाम चीज़ें निकाल करके लेकर के आते हैं। तो पृथ्वी के आकस्मिक संचलन के लिए जो भूपटल पर जो संचलन होता रहता है, जो उसकी प्लेटें घूमती रहती हैं और या हिलती डुलती रहती हैं, उसमें दो क्रियाएँ मुख्यतः जिम्मेदार होती हैं, एक ज्वालामुखी और दूसरा भूकंप। ज्वालामुखी किसे कहते हैं तो आप सभी लोग परिचित हैं। ज्वालामुखी के अभिप्राय जो है उन सभी क्रियाओं से जिसमें पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के अंदर जो चीज़ होती है उसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जो है पृथ्वी के भीतर से ऊपर की ओर उठता है या निकलता है, उसे ही जो है हम लोग ज्वालामुखी कह करके पुकारते हैं। भूमध्य ये जो वोल्केनो यानी ज्वालामुखी जो शब्द की उत्पत्ति हुई भूमध्य सागर में स्थित एक वोल्केनो नामक द्वीप है, वहीं से यह लिया गया है। सबसे पहले यहीं से इसका नामकरण किया गया था। ज्वालामुखी का जो मुख होता है उस मुख के साथ में जो है जो मैग्मा जो है जब निकल करके आता है तो वो लावा कहलाता है। मैग्मा जो पिघला हुआ तरल पदार्थ है वो जब बाहर निकल करके आता है तो उसे लावा कहते हैं। लावा के साथ में जो है और भी क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उद्गार के समय धुआं, राख जो है, कंकड़, पत्थर इत्यादि ये सारी चीज़ें बाहर निकल करके आती हैं, तब जा कर के जो है वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखी जो है तैयार हो पाता है। अपनी सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो, समय समय पर ये वो वोल्केनो होते हैं यानी ये वो ज्वालामुखी हैं जिसमें लगातार जो है उद्गार होता रहता है। दूसरा जो है मृत प्रकार का ज्वालामुखी होता है, डेड यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी मृत ज्वालामुखी। मृत का मतलब मरा हुआ। इसमें बहुत पहले कभी कोई उद्गार हुआ रहा होगा लेकिन अब आगे उसमें उद्गार की संभावना नहीं रही होती है, यही कारण है कि उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए अगर उद्गार हो भी जाए तो कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि प्रकृति अपने आप से सारा काम करती है। तीसरा प्रकार होता है सुप्त या प्रसुप्त प्रकार का। सुप्त, प्रसुप्त या सुसुप्त या निद्रित भी कह सकते हैं, अर्थात ऐसा ज्वालामुखी जो सोया हुआ है। एक लंबे समय तक तो शांत तो रहते हैं लेकिन कभी भी इनके अंदर उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। बहुत बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं। कब इनमें उद्गार हो जाएगा इसकी कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी के अंदर से जो आंतरिक हलचलें जब काम करती हैं तो स्वतः ही जो है ये प्रस्फुटित होने लगता है। हाँ, इसमें जो है एक लंबा समय लग सकता है, वो कुछ समय पश्चात या फिर एक लंबे अंतराल के बाद 10, 20, 50 साल, 100 साल, 500 साल भी हो सकते हैं। उसके पश्चात उसमें जो है उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। जहाँ तक अगर सक्रिय ज्वालामुखियों की बात करें तो संसार भर में लगभग 500 जो है सक्रिय ज्वालामुखी आज संसार भर में पाए जाते हैं। उनमें से जो है भूमध्य सागर में जो है एटना ज्वालामुखी जो कि लाखों वर्षों से सक्रिय है। संसार का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो यह संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये तथ्य के रूप में आप लोगों को जो है पेपरों में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है लिवारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली जो कि भूमध्य सागर के बीच में ही एक द्वीप है लिवारी द्वीप। लिवारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली नाम का ज्वालामुखी स्थित है
स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कह करके पुकारते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ भूमध्य सागर। इसके अलावा जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर भी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एल्बुर्स या इरेबस कह करके पुकारते हैं। तो ये वहाँ का ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा जो है हवाई द्वीप पर मोना लोआ जो एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, ये सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा भी कह करके पुकारते हैं। इसके अलावा जो है भारत में भी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है और वो बैरन नाम का ही ज्वालामुखी है और यह एक भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि पश्चिमी अफ्रीका की अगर बात करें तो पश्चिमी अफ्रीका में भी एक जागृत ज्वालामुखी है जिसका नाम है कैमरून पर्वत। कैमरून ज्वालामुखी जो है यह भी एक सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। अगर मृत ज्वालामुखी की अगर बात करें संसार भर में जो है मृत ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित केन्या और तंजानिया, जिसे हम लोग किलिमंजारो ज्वालामुखी का किलिमंजारो पर्वत भी है, वो ज्वालामुखी पर्वत ही है, तो किलिमंजारो। इसके अलावा इक्वेडोर का जो है चिम्बोराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद और कोह सुल्तान, ईरान में दो हैं, देवबंद और कोह सुल्तान। इसके अलावा जो है एंडीज पर्वतमाला पर एकांगुआ नाम का जो है ज्वालामुखी जो है यह जो है मृत ज्वालामुखी के महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। ये सब आप लोगों को याद करने होते हैं, इनके लोकेशन वाइज भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा जो है तीसरे प्रकार का सुप्त, निद्रित, प्रसुप्त या सुसुप्त प्रकार का जो ज्वालामुखी है उसमें भी कई प्रकार के ये सोए रहते हैं, लेकिन कभी भी इनमें उद्गार की संभावना बनी रहती है। उसमें जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकाताओ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नारकोंडम नाम का द्वीप है, वहाँ पर भी जो है ये सुसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी भारत में पाया जाता है। अब ये तीन प्रकार के जो है ज्वालामुखी हो गए, कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं, इनके बारे में आप लोगों को जानकारी लगी, तथ्य के रूप में आप लोगों को याद रखे होते हैं। भूगोल का मतलब भी है कि उनकी लोकेशन भी आप लोगों को याद हो, किस देश में स्थित है और कहाँ किस किस महाद्वीप पर स्थित है, तो इससे भी संबंधित पेपरों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमें नाम तो याद होते हैं कि जो है संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, लेकिन कोटोपैक्सी कहाँ है पता ही नहीं है। तो वो इक्वेडोर नामक देश में है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो स्थित है, वहाँ पर ये जो है संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ये एक सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी के जो है प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार का हो सकते हैं। तो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के अगर प्रकारों को देखें तो एक केंद्रीय प्रकार का उद्गार होता है, एक दरार प्रकार का उद्गार हुआ करता है। दो ही प्रकार के जो है ज्वालामुखी के उद्गार हुआ करते हैं। भूगर्भ का जो मैग्मा है वह एक ही रास्ते से, एक नली से होकर के जब बाहर निकलता है तो उस समय उद्गार के समय एक ज़बरदस्त धमाका होता है और उस धमाके जो जिस छेद से निकल करके आता है एक वो शंकुनुमा आकृति होती है और इसी से जो है उसका मुंह का, ज्वालामुखी के मुख का निर्माण होता है, उसे क्रेटर अथवा बीवर कहते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी किस प्रकार से जो है, ज्वालामुखी का ये मुख कुछ इस प्रकार से होता है। पृथ्वी के धरातल से पिघला हुआ मैग्मा जो है वह चारों तरफ से एकत्रित होकर के एक ही छिद्र के पास से होकर के निकलना शुरू करता है। यह जो है यह एक कीप नुमा आकृति होती है जिसे ज्वालामुखी का मुख या उसे क्रेटर या उसे वीवर भी कह करके पुकारते हैं। क्रेटर या वीवर यही ज्वालामुखी का मुख, ये कीप नुमा आकृति होती है, ये शंकुआकार होता है, यानी शंकु के समान की आकृति होती है और यहीं से ये मैग्मा यहाँ से निकलता है। देखिए पृथ्वी के अंदर यह जो मटेरियल है लिक्विड नुमा यह मैग्मा है और जब ये यहाँ से बाहर निकल जाता है यही मैग्मा फिर आकर के यहाँ पर लावा कहलाता है। दूसरा जो है दूसरे प्रकार का जो दरार नुमा जो है उद्गार होता है ज्वालामुखी में उद्गार जो होता क्या है, धरातल से जो है तमाम बिंदुओं से जो है वह मैग्मा जो है वो बाहर की ओर जो है छोटे छोटे स्रोतों के रूप में बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से जो है
एक गीजर नुमा आकृति बन जाती है। ठीक। तो यहीं से जो है इस क्रेटर या वीवर से ही जो है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण भी कुछ इसी प्रकार से होता रहता है। लावा धीरे धीरे जमता रहता है और एक पर्वत नुमा आकृति तैयार हो जाती है। और यहाँ पर जो है ये जो क्रेटर जो गड्ढा है, इस गड्ढे में कभी कभी जब पानी भी भर जाता है तो एक झील नुमा आकृति तैयार हो जाती है, जिसे क्रेटर या वीवर झील कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के लोनार झील जो है यह क्रेटर या वीवर झील का ही उदाहरण है और यह विश्व का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। दरार प्रकार के जो ज्वालामुखी होती है उसमें मैग्मा जो है हजारों छिद्रों से दरार के रूप में बाहर निकलता है या आवाज़ रहित होता है, और जब ये फैलता है तो चारों तरफ एक पठार नुमा आकृति पैदा कर देता है। यानी यहाँ से पर्वत बनते हैं और इससे पठार नुमा आकृति तैयार होती है। यही ज्वालामुखी के जो है निकलने के जो है 2 प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी से जो जो चीज़ निकल करके आती हैं, क्या क्या चीज़ें, तो लगभग 70 से 80% तक तो उसमें वाष्प होती है। जलवाष्प कह सकते हैं, वो वाष्प ही होती है। इसके अलावा जो है उसके अंदर CO2 नामक गैस, गंधक, क्लोरीन, बोरान, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl गैस, नाइट्रोजन व आर्गन सामान्य रूप से रहती है। ये गैसें जो हैं भूगर्भ के अंदर भीषण गर्मी और दबाव के कारण जो है लावा में घुली रहती हैं। ताप और दाब के कम होते ही ये लावा से अलग हो जाती हैं और विस्फोट के साथ बाहर निकलती हैं और कुछ इसके अलावा जो है कुछ जहरीली गैसेस भी निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यह भी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर निकलते हैं। तो ज्वालामुखी के बाद जो है फिर हम बात करेंगे जो है आपके भूकंप की, क्योंकि ये भी जो है एक अप्राकृतिक तरीका ही है। प्राकृतिक तरीका तो ही है, और उस प्राकृतिक तरीके में किस प्रकार से जो है भूकंप निकाल करके लेकर के आते हैं, तो ध्यान रहे कि भूकंप कहते किसे हैं, तो भूकंप जो भूगोल है, भूगोल के अंदर भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है उसको सिस्मोलॉजी कह करके पुकारते हैं। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। भूकंप की जो तरंगें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। वो आपके P, S और L। आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी तरंगें हैं और कौन सी तरंगें जो हैं वो पृथ्वी पर आपको नुकसान पहुँचाती हैं। भूकंप कहाँ जनित होते हैं और ये ज्वालामुखी भी कहाँ पर जनित होते हैं, तो जहाँ पर पृथ्वी की परत कुछ कमज़ोर सी होती है ज्वालामुखी वहीं पर आते हैं, और जहाँ से अंदर की निकली हुई जो चीज़ें जो हैं प्लेटें जब संचलन करती हैं तो ऊपर धरातल की ओर चीज़ें निकल करके आती हैं। जहाँ प्लेटों का मिलन होता है वहाँ पर भूकंप, और प्लेटों के मिलन के पास ही जहाँ पर प्लेटों का मिलन होता है वहाँ पर एक दरार टाइप की भी होती है। उस दरार में जो है ज़मीन यानी पृथ्वी का धरातल कमज़ोर होता है और वहीं से ज्वालामुखी निकलने की संभावना भी सर्वाधिक बनी रहती है। यही कारण है कि जो है प्रशांत महासागर जो है, जो कि एक बड़ी महासागरीय प्लेट है, विश्व की सबसे बड़ी जो है महासागरीय प्लेट जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट ही है, और लगभग ये सारी प्लेटों को टच करती है। तो इसके चारों ओर जो है प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है एक जहाँ जहाँ से प्लेटों की मैचिंग होती है वहाँ पर जो है काफ़ी धरातल कमज़ोर रहता है। तो यहीं पर सबसे अधिक ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा भूकंप जनित क्षेत्र भी यही पाया जाता है। इस प्रशांत महासागर के इस पूरे रिंग को प्रशांत महासागर का अग्नि वलय भी कह करके पुकारा जाता है। जहाँ तक भूकंपीय तरंगों की बात करें तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, P, S और L। ये 3 प्रकार की होती हैं। प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगें, इन्हें प्राइमरी या P वेव्स कहते हैं। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर के गुजर सकती है। पृथ्वी पर 3 ही माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी ये तीनों ही माध्यमों में चलने में सक्षम है। इसकी स्पीड सबसे अधिक तेज होती है तीनों माध्यम में, यानी तीनों माध्यम में चल सकती है। ठीक, प्राइमरी वेव्स जो होती है इसकी स्पीड सबसे तेज होती है, तीनों माध्यमों में चल सकती है, सीधी होकर के निकल जाती है, इसलिए पृथ्वी पर इसका इफेक्ट ना के बराबर ही रहता है। अर्थात
आपके धरातल पर, जो जिस धरातल सरफेस पे आप लोग रहते हैं, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। दूसरा जो है सेकेंडरी वेव्स, यानी द्वितीयक तरंगे, इन्हीं को जो है सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स कह करके पुकारते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह केवल ठोस माध्यम में से होकर के गुजर सकती है, लिक्विड और गैस में यह नहीं चल पाती हैं। अर्थात यह ठोस वाले इलाके से जब चलना शुरू करती है, ठोस पर तो सीधी सीधी चलती रहती है, जैसे ही गैस या गैसीय आवरण आता है या फिर जो है लिक्विड द्रव वाला आवरण आता है, तो उसे टच करते ही वो पुनः वापस लौट जाती है। अर्थात ये भी सीधी सीधी चलती रहती है। इसकी स्पीड प्राइमरी वेव से कुछ कम होती है, अर्थात केवल ठोस में चल पाती है। ये द्रव और गैस में नहीं चल सकती है। इसके कारण से यह भी जो है स्पीड तेज होती है, जहाँ लिक्विड आता है वहाँ से पुनः वापस लौट करके फिर ठोस में आ जाती है। तो ये अर्थात ये भी सीधी चलती रहती है। पृथ्वी के धरातल पर इससे कोई विशेष नुकसान इत्यादि नहीं होता है। तीसरा जो है सतही तरंगे या एल तरंगे, एल वेव्स कहते हैं। एल वेव्स को सरफेस वेव्स या एल वेव्स या लव वेव्स भी इसे कह करके पुकारा जाता है। ठीक, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव नाम के विद्वान ने की थी। इसी कारण से इसे कई बार लव वेव्स भी कह दिया जाता है। इसका एक अन्य नाम आर वेव्स भी है। आर वेव्स का मतलब रे लाइट वेव्स, अर्थात यह धरातल, जो पृथ्वी का जो धरातल है, उस धरातल तक ही सीमित रहती है। यह ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से हो करके गुजर सकती है। अर्थात यह भी तीनों माध्यम में चलती है। ठीक, यह तीनों माध्यम में चलती है। इनकी स्पीड कम होती है। इसकी स्पीड जो होती है 1.5 से लेकर के 3 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास इसकी स्पीड होती है। ये जो सतही तरंगे होती हैं अत्यधिक विनाशकारी प्रकृति की होती है। यही होती हैं, ये कुछ इस प्रकार करके चलती हैं। इसी वजह से जो है ये दीर्घ जो तरंगे जो है ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो है विनाश जो है लाने में यही तरंगे काम करती हैं। भूकंप जो है धरातल के अंदर उत्पन्न होता है। अगर बात करें पृथ्वी के अंदर कहाँ से, तो पृथ्वी का जो धरातल है, अगर सरफेस की बात करें, पृथ्वी के धरातल पर, ये बाहरी वाला इलाका है, धरातल पे जो है वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कभी कभी तो 100 किलोमीटर की गहराई से भी जो है ये भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। भूकंप जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर वो भूकंप पैदा हुआ। ये तीनों जो एल वेव्स हैं ये तीनों माध्यमों में चलने में सक्षम है, अर्थात वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तमाम प्रकार से जो है ये यहाँ से जो है भूकंप उत्पन्न हुआ। और इस भूकंप को जो है, इसी को भूकंप का केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि पृथ्वी के अंदर जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी के अंदर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक गहराई तक में हो सकता है। जहाँ पर यह भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको केंद्र, अवकेंद्र या अभिकेंद्र कह करके पुकारा जाता है। यहाँ से चारों ओर जो है ये एल वेव्स चारों तरफ धरातल पर पहुँचती हैं। धरातल पर जो है, अब देखो तमाम जगहों पर दूरी पर यहाँ पर ही पहुँचेगी, लेकिन तब तक वो बहुत स्लो पड़ चुकी होगी। तो पृथ्वी पर सबसे पहले यानी सबसे निकट जिस स्थान पर जो है भूकंप धरातल के ऊपर की ओर आकर के जो दिखाई पड़ता है, उस जगह को जो है
अधिकेंद्र या एपिसेंटर कह करके पुकारते हैं। यहाँ पर भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और यहाँ पर सबसे अधिक जान माल के नुकसान की संभावना बनी रहती है। इसको बोलते हैं अधिकेंद्र और इसको बोलते हैं अवकेंद्र। देखिए इन दोनों शब्दों का फर्क रहता है और इन फर्क से ही जो है ये भूकंप नापने के लिए जो है कई सारे जो स्केल्स का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक जो है भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता जो है उसको नापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिस्मोग्राफ नामक स्केल जो है इसमें कई सारे पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें राशि फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। वर्तमान समय में जो है रिक्टर स्केल का ही प्रयोग किया जा रहा है। रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए जो है अमेरिकी वैज्ञानिक हुए हैं एक चार्ल्स रिक्टर, उनके द्वारा ही 1935 में यह विधि ईजाद की गई थी। यह एक लॉग वाला मेथड है और इसमें जो है 1 से लेकर के 9 तक पाठ्यांक होता है, यानी 1 से लेकर के 9 तक की जो है रिक्टर स्केल पर जो है तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं। रिक्टर स्केल की जो एक इकाई होती है अपनी पिछली इकाई से एकदम 10 गुना तीव्रता रखती है। इस तरीके से जो है लगभग जो 2 और 3 रिक्टर स्केल पर जो है 2 और 3 तीव्रता के जो भूकंप होते हैं वो सामान्य प्रकार के भूकंप हुआ करते हैं, जबकि 6 से ऊपर वाले जो भूकंप होते हैं अत्यधिक तीव्रता के होते हैं और काफ़ी जान माल का नुकसान भी करते हैं। देखिए भूकंप सबसे अधिक कहाँ पर आते हैं, तो ध्यान रहे भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में, जो प्रशांत महासागरीय की जो पेटी है उस पेटी में किनारे किनारे चारों तरफ जो है सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा जो है रॉकीज, एंडीज, हिमालय और तमाम जो है जो नवीन वलयाकार पर्वत हैं उन पर्वतों के आसपास के जो श्रृंखला होती है वह सबसे अधिक भूकंप ग्रसित क्षेत्र माने जाते हैं। पूरे हमारे भारत में भी जो है काफ़ी सारे भूकंप आते रहते हैं। भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से जो है पूरे भारत को जो है 5 जोन्स में बांटा हुआ है। 5 जोन्स में जो है जो भारत का जो उत्तरी इलाका है जो कि हिमालयी जो इलाका है इसे जोन 5 में रखा गया है। जोन 5 में रखने के कारण जो है यानी अर्थात यहाँ पर सबसे अधिक जो है सबसे अधिक और सबसे संवेदनशीलता की दृष्टिगत देखा जाए तो जो जोन 5 जो है वो सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है। इसमें कभी भी भूकंप आ सकते हैं और भूकंप तीव्र गति के ही आते हैं, जिससे जो है अत्यधिक जान माल का नुकसान भी होता है। देखिए उत्तराखंड उन्हीं जो है जोन 5 में ही पड़ता है, क्योंकि हिमालय के जो तीनों जो हिमालय का जो विभाजन है, तीनों पेटियां जो हैं वो सारी की सारी जो है हिमालय की जो है वो उत्तराखंड में पड़ती है। उत्तराखंड में जो है भूकंप आने के जो है और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो है इसमें जो इसका सेंट्रल थ्रस्ट लाइन जो है, मेन थ्रस्ट लाइन, ये जो लाइनें जो है इसको जब हम उत्तराखंड को जब देख रहे होंगे, उत्तराखंड का भूगोल देख रहे होंगे तो उत्तराखंड के भूगोल के दौरान जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो एक मोटे तौर पे कह सकते हैं कि जो है ये जो थ्रस्ट लाइन जो हम लोगों के उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों से होकर के गुजरती है, जिसके कारण से हमेशा यहाँ पर भूकंप की जो है संभावना बनी रहती है। और यहाँ पे मान के चलिए कि जो है हम लोग भूकंप के ढेर पर हमेशा बैठे ही रहते हैं और कभी भी कोई भी विनाशकारी भूकंप आ सकता है और एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसीलिए जो है सभी लोगों को सावधान रह करके जो है पहाड़ों पर अनियंत्रित विकास नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो है जान माल से बचा तो जा सकता है। देखिए भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता है, क्योंकि ये प्रकृति की जो है अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, उनको रोक पाना जो है मानव के बस में नहीं है। बस अभी भी जो है पूर्वानुमान के आधार पर भी जो है अभी भूकंप का पता लगाने के लिए कि कोई पूर्वानुमान हो कि कल आएगा या परसों आएगा, जैसे वर्षा का अनुमान लगा लिया जाता है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, अगले 15 दिन बाद बारिश होगी या नहीं होगी, उस प्रकार से भूकंप इत्यादि का पता लगाया जाना अभी पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार की अभी तक कोई भी मशीन नहीं मिली है। उत्तराखंड में अब तक बहुत सारे भूकंप आ चुके हैं, जिनमें से जो है काफ़ी सारी तीव्रता के भूकंप आए हुए हैं। उनसे प्रश्न भी पेपरों में पूछे जाते रहे हैं। जैसे 22 मई 1803 को उत्तरकाशी जो है उसका अधिकेंद्र हुआ करता था। उस अधिकेंद्र में जो है 6 रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता का भूकंप आया था।
अभी तक जो उत्तराखंड में जितने भी भूकंप आए हुए हैं उनमें से सबसे तीव्र भूकंप जो है 6 सितंबर 1803 ईस्वी को जो है बद्रीनाथ उसका अधिकेंद्र हुआ करता था, और उस समय जो है रिक्टर स्केल पर 9 एल्टीट्यूड का भूकंप जो है वो अपने आप में मायने रखता है। उस समय तो काफ़ी तहस नहस रहा होगा, 1803 की बात है, अंग्रेज़ों के समय की बात है। तो उस समय जो है आप कह सकते हैं कि सगौली की संधि भी नहीं हुई थी 1800। तो उत्तराखंड के इतिहास में जब जाकर के देखेंगे तो ये सारी घटनाएं भी वहाँ दिखाई देंगी, उनका भी असर जरूर इतिहास पे जरूर पड़ता रहा होगा, अब बिल्कुल ज़रूर पड़ा भी होगा। उसके बाद जो है 28 मई 1816 को जो है गंगोत्री अधिकेंद्र था, उसमें 7 तीव्रता का भूकंप आया। लोहाघाट में जो है 5 तीव्रता का भूकंप 25 दिसंबर 1831 को आया। इस तरीके से जो है बड़ी बड़ी भूकंप उत्तराखंड झेल चुका है। 1832 में लोहाघाट, 1833 में फिर लोहाघाट, 1835 में लोहाघाट में, यानी लोहाघाट अपने आप में एक हॉट रहा है और 7 तीव्रता तक के भूकंप यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा चमोली, नैनीताल जो है, लंडौर, धारचूला में 7.5 तीव्रता का भूकंप जो है 28 अक्टूबर 1916 को जो है आज़ादी से पहले। जहाँ तक आज़ादी की अगर बात करें तो आज़ादी से बिल्कुल थोड़ा सा पहले ही 4 जून 1945 को अल्मोड़ा जो है उसका अधिकेंद्र होता था, वो भूकंप का अधिकेंद्र अल्मोड़ा था, और उस समय 6.5 तीव्रता का भूकंप जो है आया। इसके अलावा जो है आज़ादी के पश्चात जो है 28 दिसंबर 1958 को जो है धारचूला क्षेत्र जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है, बजांग धारचूला क्षेत्र में जो है 7.5 तीव्रता का जो है भूकंप उस समय यहाँ पर आया और काफ़ी जान माल का उस समय नुकसान हुआ होगा। फिर पुनः बजांग धारचूला में जो 1961 में 24 दिसंबर को। आप इस फेरिस्ट को देखते समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड में ज़्यादातर जो भूकंप हैं वो सर्दियों के माह में ही आते हैं। देखिए, एक तो सर्दी का कहर, ऊपर से भूकंप का कहर, वो कहते हैं ना एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, तो वही वाली स्थिति उत्तराखंड के लिए हो जाती है। इसीलिए जो है देखिए वो समय आ रहा है। अभी 28 दिसंबर की बात करी तो आज 29 दिसंबर है जिस दिन ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। 29 भी नहीं बल्कि आज 30 सितंबर है। 30 सितंबर को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। समय जो है लगभग 3 बज रहे हैं और इस समय इस वीडियो को शूट करने के पश्चात आप लोगों के पास जो ऐसे भेजा जाएगा उस समय। तो अब भी वही तिथि है, तो थोड़ा संभल कर रहें, कहीं ऐसा ना हो कि भूकंप का झटका जो है कुछ कसमसाहट साल पृथ्वी कसमसाहट से करने लगे और हमें भूकंप दिखाई देना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार के जो है कई सारे जो है भूकंप उत्तराखंड में भी आए हुए हैं। तो भूकंप से इतना ही सब चीज़ें निकल करके आती हैं, बाकी तो जो है भूकंप के बारे में और कोई बहुत ज़्यादा जानकारी तो निकल करके आती नहीं है। तो अब पृथ्वी को जो है देखिए, ये हमने भीतर से भी अध्ययन कर लिया कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती रहती हैं। अब पृथ्वी के बाहर ही सब कुछ देखना है। पृथ्वी के ऊपर जब हम जा करके देखेंगे तो पूरी पृथ्वी हमारे लिए खुली रहेगी। तो पूरी पृथ्वी को जब देखेंगे तो कहीं पर पूरा स्थल खंड दिखाई देगा, कहीं जलीय खंड दिखाई देगा। तो पृथ्वी को जो है 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, स्थल मंडल, जल मंडल और जो है वायुमंडल। तो उस पूरी पृथ्वी को बाहर से नहीं, जो अब पृथ्वी का सरफेस वाला इलाका हम लोग जब देखेंगे, भीतर का हम लोगों ने देख लिया है। जब सरफेस पे जब जा करके देखेंगे तो पृथ्वी का पूरा मैप दिखाई देगा। मैप को समझने के लिए, किसी भी देश की लोकेशन को समझने के लिए तमाम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उन सब चीज़ों को जो है हम लोग अगले टॉपिक में समाहित करेंगे और वहाँ से फिर जो है एक नया टॉपिक शुरू करेंगे ज्योग्राफी का, जहाँ से ज्योग्राफी खूब इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को खूब मज़ा आएगा, आप लोग भी इंटरेस्ट लेंगे और आपको भूगोल बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कितना मज़ेदार सा लग रहा है। भूगोल कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया आपकी आंखों के सामने तैर रही है और दुनिया आप यहीं से बैठे बैठे दुनिया को घूम सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बैठे बैठे ही देखिए, जो पहाड़ स्विट्जरलैंड में होते हैं वही पहाड़ उत्तराखंड में भी होते हैं। तो स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत क्या है भाई, यहीं वो पहाड़ दर्शन करेंगे हम लोग। जो नदी झील विश्व के तमाम अन्य देशों में है, वही नदी झील और सागर इत्यादि सब हमारे भारत के आसपास ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपने उत्तराखंड से बाहर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं सारी दुनिया घुमाई जाएगी,
विश यू ऑल द बेस्ट, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। अभी तक भी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो और अपने साथियों को इसे शेयर भी करें। अब इसके आगे के जो वीडियोज हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, आप लोग इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ भी रहा होगा और आप लोग खूब आनंदित होकर के पढ़ रहे होंगे। देखिए, मज़े लेकर के पढ़िए, बोझ मत समझिए, पढ़ाई को मज़े लीजिए। जितना आप मज़ा लेंगे पढ़ाई उतनी आसान लगनी शुरू हो जाएगी और तब देखते हैं कैसे नहीं आपका नंबर आएगा। मैं दावा करता हूँ कि आपका नंबर अवश्य आएगा और आप लोग अवश्य सफल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। 31 तारीख यानी कल का जो पेपर है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और कल आप लोग बहुत अच्छे से पेपर दे करके आइए, पेपर दे करके आइए तो उसके बाद फिर मिलते हैं और फिर उसमें चर्चा करेंगे पेपर कैसा आया, उसकी फिर अगली रूपरेखा तैयार करेंगे और 31 जनवरी वाले पेपर के लिए भी हम लोग तैयारी करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।